एक राज्य में दो भाई रहते थे, दीनोनाथ और गदाधर। उनके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं थे। पिता की मृत्यु के समय जो कुछ भी था, पैसे, गहने और थोड़ी बहुत संपत्ति, उसे उन्होंने दोनों बेटों में बराबर बांट दिया था। दीनोनाथ ने उन पैसों से गांव के बाजार के एक कोने में छोटी सी दुकान खोल ली। उसने मेहनत की, सोच समझकर खर्च किया और धीरे धीरे उसका व्यापार अच्छा चलने लगा। दूसरी तरफ गदाधर, वह तो बाबूगिरी दिखाते हुए हाथ का सारा पैसा 2 ही दिनों में उड़ा बैठा। नए नए कपड़े, मस्ती, गप्पे और आवारागर्दी, हर चीज में बेहिसाब खर्च करके सारा पैसा खत्म कर दिया। एक दिन गदाधर धीरे धीरे चलते हुए भाई की दुकान पर आकर खड़ा हुआ। भैया कुछ पैसे दे दो ना, कल से कुछ खाया नहीं है, हाथ पूरा खाली है। तेरे हिस्से के पैसे कहाँ गए गदा? शायद कुछ ज्यादा ही खर्च कर दी। तू दे दे, आपसे मैं ठीक चलाऊंगा। ये ले, ये आखिरी बार है, इसके बाद मैं और कुछ नहीं दे पाऊंगा। गदाधर ने हाँ तो कह दिया, लेकिन कुछ ही दिनों में वह फिर से अपनी पुरानी आदतों पर लौट आया। कुछ ही दिनों में वह फिर से दीनोनाथ की दुकान पर आके खड़ा हुआ। भैया भैया और कुछ पैसे दे दो ना, जो पैसे थे सब खत्म हो गया। भाई तुझे क्या समझ में नहीं आता है? तू ऐसे ही चलता रहा तो मेरा भी सब कुछ खत्म हो जाएगा ना। तू तो मेरा भैया है, तू मदद नहीं करेगा तो और कौन करेगा बोल? फिर दीनोनाथ ने उसे कुछ और पैसे दे दिए। अब दीनोनाथ समझ गया कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन वह खुद भी सड़क पर आ जाएगा। इसलिए उसने चुपचाप अपनी दुकान बेच दी। सारा पैसा लेकर किसी को कुछ बताए बिना एक जहाज में चढ़ गया नए राज्य में बसने के लिए। लेकिन न जाने कैसे गदाधर को इसकी खबर लग गई थी। वह पहले ही जहाज पर चढ़कर छिपकर बैठ गया था। ठीक समय पर जब जहाज छूटा तभी गदाधर दीनोनाथ के सामने आ गया। क्या सोचा भैया, तुम हमको छोड़कर भाग जाओगे? तू यहाँ पे भी चला आया कैसे? मैं तो तेरा भाई हूँ ना। तू दुकान बेच दी, हमको पता चला, फिर तेरे पीछे पीछे चलते चलते इस जहाज में आके चढ़ गया मैं। धूत, अब तो जहाज भी छोड़ दिया है, कुछ किया नहीं जा सकता। चल मेरे साथ ही चल। देख गदाधर, नए राज्य में चलकर तू वहाँ पे सही से रहना। तेरे कारण ही मैंने इस राज्य को छोड़ा है। पास के राज्य अरण्यपुर पहुंचकर गदाधर को सामान की निगरानी में बिठाकर दीनोनाथ बोला, गदाधर तू यहीं पे रुक, मैं एक गाड़ी लेके आता हूँ सामान लादने के लिए। ये सामान चढ़ के तू कहीं मत जाना, ठीक है? ठीक है भैया, तू जल्दी आना। लेकिन दीनोनाथ जो गया फिर कभी लौटकर नहीं आया। घंटे बीत गए, दिन ढल गया। गदाधर वहीं बैठा रहा, बस बैठा ही रहा। भैया भैया तुम कहाँ गए हो? मुझे समझ में नहीं आया, तुम इस तरह हमको छोड़ के चला जाओगे। इसके बाद वह अपने भाई की तलाश में निकल पड़ा। शहर से शहर, देश से देश, हर गांव में लोगों से पूछने लगा, काका आपने मेरे भैया दीनोनाथ को देखा है क्या? नहीं बेटा, मैं उसको पहचानूंगा भी कैसे? उसको तो मैंने कभी देखा भी नहीं और उसको जानता तक भी नहीं। मैं उसे कैसे पहचानूं? इस तरह गदाधर घूमता रहा। दीनोनाथ के लिए वह एक बोझ था, लेकिन इस यात्रा के दौरान घूमते घूमते वह अपनी गलती समझने लगा। वह चलते चलते एक दिन एक पहाड़ी की तलहटी में पहुंच गया। चारों ओर सन्नाटा था, लेकिन एक कोने से 3 लोगों की ऊंची आवाजें सुनाई देने लगी। नहीं भैया ये मेरा है। नहीं नहीं ये तो मेरा है। नहीं भैया ये हमको दे दो। ना ना ना, मेरा है, मेरा है ये हमको दे दो। ना ना ना, मेरा है, मेरा है ये। क्या हुआ भाइयों, इतना शोर शराबा क्यों? मत पूछिए जनाब, हमारे पिताजी मरने से पहले 2 चीज रख के गए थे। दोनों चीज़ें अद्भुत चीज़ें हैं। एक है आसन और दूसरा एक पगड़ी। जो ये पगड़ी सर पे पहनता है वो अदृश्य हो जाता है। जो कोई भी उस आसन पर बैठ के उस आसन को जहाँ पे जाने के लिए बोलेगा वो आसन उसको वहाँ ले चलेगा। मुसीबत ये है कि ये दोनों चीज़ हम तीनों में से किसी एक को ही मिलेगा। इसी बात को लेकर हमेशा झगड़ा चलता रहता है। आप तो एक निष्पक्ष आदमी लगता है। आप
हमें से सुलह कर दीजिए ना। ठीक है, मैं एक परीक्षा लूँगा। मैं एक पत्थर लेके दूर फेंकूंगा। जो उस पत्थर को पहले यहाँ पे लाके रख देगा उसको ही ये दोनों चीज़ मिलेगा। तीनों भाई तुरंत मान गए। गदाधर ने एक पत्थर उठाया और कहा, तैयार हो? इतना कहकर उसने पत्थर को दूर जंगल की ओर फेंक दिया। तीनों भाई एक साथ दौड़ पड़े। छोटे भाई ने सोचा, वाह, क्या शानदार मौका है। पैदल पैदल भाई को ढूंढने के लिए बहुत टाइम लग जाएगा। ये आसन और ये पगड़ी मेरे पास रहेगा तो मैं जल्दी से भैया को ढूंढ पाऊंगा। वह तुरंत पगड़ी पहन लिया और अदृश्य हो गया। फिर आसन पर बैठकर बोला, मुझे जहाँ चाहो वहाँ ले चलो। इतना कहते ही आसन बिजली की गति से उड़ चला। कुछ ही पलों में वह एक दूसरे राज्य में पहुंच गया। राज्य में पहुंचते ही उसने सिर से पगड़ी हटा ली और पगड़ी और आसन को हाथ में लेकर वह पैदल चलने लगा। चलते चलते उसने देखा रास्ते के किनारे एक पेड़ के नीचे दो महिलाएं आपस में बात कर रही हैं। उनके पास से गुजरते समय उसने उनकी बात सुनी। जानती हो बहन, जो कल राजप्रसाद में गया था वो राजकुमार की खबर नहीं ला पाया। आगे क्या होगा कौन जाने। अब तक 3 आदमी का जान जा चुकी है। यह सब सुनकर गदाधर उनके पास गया और पूछा, बहनों, इस राज्य में क्या हो रहा है? तुम क्या इस राज्य में नए आए हो? हाँ, मैं इस राज्य में नया आया हूँ। चलते चलते आज ही यहाँ पे पहुँचा हूँ। हमारे राज्य की सबसे बड़ी रहस्य ये है कि राजकुमारी हर रोज कहाँ चला जाता है किसी को कोई नहीं पता। तो जो कोई भी इस रहस्य को सुलझा देगा बादशाह ने उसे आधा राज्य देगा और राजकुमार के साथ विवाह भी देगा। यह सुनकर गदाधर राजमहल की ओर चल पड़ा। महल के सामने उसने एक सेवक को देखा। उसके पास जाकर बोला, मैं राजा साहब से मिलना चाहता हूँ और हर रात राजकुमारी कहाँ जाती है मैं उसका पता भी लगाना चाहता हूँ। इस रहस्य को सुलझाने के लिए अब तक 3 लोगों की जान जा चुका है। तुम अच्छे से सोच लो। हमारे राज्य की सबसे बड़ी रहस्य ये है कि हर रात राजकुमारी कहाँ चली जाती है किसी को कोई नहीं पता। राजा ने ऐलान किया है जो कोई भी इस रहस्य का उद्घाटन करेगा उसके साथ राजकुमारी की विवाह देगा और उसे आधा राज्य भी देगा। मैं कर सकता हूँ, जरूर कर सकता हूँ। सोच समझ कर बोलो बाबूजी। जो कोई भी गया आज तक वापस नहीं आया। अगर नाकाम हुए तो गर्दन जाएगी। गर्दन जाए तो जाए, मैं बोल रहा हूँ ना, मैं कर सकता हूँ। मुझे राजा साहब के पास ले चलो। गदाधर को राजा के सामने ले जाया गया। क्या तुम पूरी तरह से सुनिश्चित हो कि राजकुमारी रात में कहाँ जाती है वो तुम जान पाओगे? महाराज, मैं असफल हुआ तो आप मेरा जान ले लेंगे, वो मैं जानता हूँ, लेकिन मेरे ऊपर विश्वास है कि मैं ये कर सकता हूँ। ठीक है, तो जाओ। आज तुम राजकुमारी की पहरेदारी करोगे और असफल हुआ तो याद रखना कल सुबह ही तुम्हारा गर्दन लिया जाएगा। रात हुई। छोटा भाई जाकर राजकुमारी के कमरे के दरवाजे पर लेट गया। वह सोने का बहाना करने लगा। मध्यरात्रि राजकुमारी ने दरवाजे की झिरी से झांका। देखा कि वह सो रहा है। सो रहे हो? कोई टिक ही नहीं पाता और तुम भी नहीं टिक पाओगे। वह उसे परखने के लिए आगे बढ़ी। लगता है सच में सो रहा है। धीरे धीरे वह बाहर निकल गई। छोटा भाई तुरंत आंखें खोलकर देखता है, फिर पगड़ी पहनकर अदृश्य हो जाता है और उसके पीछे पीछे चलने लगता है। महल के बाहर जाकर वह चौंक गया। एक विशाल राक्षस खड़ा था। उसके सिर पर एक टोकरी थी और उसी टोकरी में बैठी थी राजकुमारी। गदाधर एक छलांग में जाकर उसी टोकरी में बैठ गया। राक्षस चौंककर बोल पड़ा, ये क्या कर रहे हो राजकुमारी जी? टोकरी तो उलट ही जाती, बस जरा सा रह गया। आज क्या हो गया है आपको? कौन आया है मेरे पास? कोई तो नहीं। तो टोकरी इतने क्यों हिले? छोटा भाई चुपचाप बैठा रहा। पगड़ी के जादू से वह पूरी तरह अदृश्य था। राक्षस कुछ कदम आगे जाकर ही हांफने लगा। रानी माँ, रोज ही तो आपको लेके जाता हूँ, लेकिन आज जैसे पत्थर उठा रहा हूँ। पीठ और सिर दोनों चूर चूर हो गए। तुम बुरे हो रहे हो राकेश जी। यह आज तुम्हारी तबीयत ही ठीक नहीं है। हो सकता है।
कहकर वह राजकुमारी को लेकर आकाश में उड़ चला। कुछ ही पलों में वे एक अद्भुत बगीचे में पहुंच गए। वहां के पेड़ पौधे सब चांदी और हीरे के बने थे। वह चकाचौंध कर देने वाला बगीचा देखकर गदाधर तो दंग रह गया। गदाधर अदृश्य अवस्था में फुसफुसाकर, इन पेड़ों की कोई एक डाली साथ में ले लेता हूँ, बाद में काम आएगी। तभी अचानक वह पेड़ गहरी सांस लेकर बोल उठा, आज इंसानों की वजह से टूट गई मेरी डाली। ये कैसी घड़ी आ गई है। अतीव आश्चर्य, क्या इन पेड़ों की बोलने की भी क्षमता है? डाली तोड़ते ही रोने लगे। थोड़ा और आगे बढ़कर वे एक और बगीचे में पहुंचे, जहां के पेड़ सोने और रत्नों से बने थे। गदाधर, अब यहाँ से भी एक डाली ले लूं। वह फिर चुपके से एक सोने की डाली तोड़ता है। तभी पेड़ दर्द में चिल्लाते हुए, हाय हाय रे मेरी किस्मत, इंसानों के हाथ आज मुझे दाग सहने पड़े। बगीचा पार कर वे एक विशाल गुफा के सामने पहुंचे। गुफा के बाहर एक दासी खड़ी थी, राजकुमारी की प्रतीक्षा में। राजकुमारी जैसे ही उतरी, दासी हीरे जड़ी एक जोड़ी चप्पल ले आई। रानी माँ, आज के लिए ये शाही चप्पल आप पहन लीजिए। छोटा भाई झटपट एक चप्पल चुराकर जेब में डाल लेता है। पल पहनने के समय राजकुमारी चौंक कर देखती हैं कि एक चप्पल गायब है। अरे एक चप्पल कहाँ गई? वह बड़बड़ाते हुए गुफा के अंदर चली जाती हैं। पीछे पीछे गदाधर सिर पर पगड़ी बांधे हाथ में आसन लिए प्रवेश करता है। एक कमरे में राक्षस राज बैठे थे। स्वागत है राजकुमारी, तुम्हें देखकर बहुत प्रसन्नता हुई। राजकुमारी बैठती ही हैं कि हीरे के गिलास में शरबत लाया जाता है। राजकुमारी जी, ये शाही शरबत राक्षस राज खुद बनाया है। राजकुमारी जैसे ही गिलास की ओर हाथ बढ़ाती हैं, गदाधर एक झपट्टा मारता है। ये क्या हो गया? ये तो बहुत ही अशुभ संकेत है। छोटा भाई चुपचाप गिलास का एक टुकड़ा उठाकर जेब में रख लेता है। मैं अभी लौट जाना चाहती हूँ। नाराज मत हुई राजकुमारी जी, खाना तैयार हो रहा है। आपका पसंदीदा सभी खाना ही मैंने आज तैयार किया है। मेज सजाई गई और भोजन परोसा गया। राक्षस राज और राजकुमारी खाने बैठे। गदाधर को बहुत भूख लगी थी। वह छुपकर एक के बाद एक पकवान खाने लगा। ये क्या हो रहा है? भोजन सब कहाँ जा रहा है? कोई क्या अदृश्य होकर खा रहा है? मैं कैसे जान सकता हूँ यहाँ पे कौन आया है? ये तो आपके राज्य है। तुमने कोई चाल अवश्य चला है। मैंने तुम्हें कहा था कि अकेले आना, लेकिन तुम किसी को छुपा के लाए हो। सच सच बताओ राजकुमारी, तुम किसको छुपा के लाए हो? नहीं राक्षस, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने किसी को नहीं बताया कि हर रात मैं यहाँ पे आती हूँ। मैं तो सबके सो जाने के बाद ही यहाँ पे आती हूँ। नहीं राजकुमारी, तुमने अपना वादा नहीं निभाया। मैं अब तुम्हारे पिता राजा को चाबा जाऊंगा। नहीं नहीं राक्षस, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मुझे कुछ नहीं पता। तुम्हारे बात मैंने बहुत सुन ली। अब तुम्हारे पिता को खाऊंगा, फिर बाद में तुमसे शादी करूंगा। नहीं 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 राक्षस राज, आप ऐसा मत कीजिए, नहीं तो मैं अनाथ हो जाऊंगी। उसी पल गदाधर ने अचानक एक साहसी काम कर डाला और तेजी से तलवार चलाकर राक्षस राज का गला काट डाला। हाय 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 हाय, हमारे राक्षस राज का सिर किसने काट डाला? अब हम लोगों का क्या होगा? तब गदाधर आसन पर बैठा और राजकुमारी से बोला, राजकुमारी जल्दी आओ, इस आसन पर बैठो। हम लोगों को अभी इसी वक्त यहाँ से भागना पड़ेगा। लेकिन राजकुमारी इधर उधर देखकर बोली, तुम कौन हो? मैं तो तुम्हें देख नहीं पा रही हूँ। आप इस आसन को देख पा रही हो ना? इसमें जल्दी आके खड़ी हो जाओ। तब राजकुमारी उस आसन पर चढ़कर खड़ी हो गई और उसी पल वह आसन उड़ने लगा। कुछ देर बाद वह महल के सामने आकर उतरा। गदाधर ने राजकुमारी को महल के सामने उतार दिया। फिर वह अदृश्य अवस्था में उसी जगह चला गया जहां वह सोया हुआ था और चुपचाप वहीं लेट गया। राजकुमारी जब महल में पहुंची तो देखा वह लड़का गदाधर अभी भी महल के दरवाजे पर उसी जगह लेटा है। तो फिर मुझे बचाया किसने? अगले दिन सुबह राजकुमारी अपने पिता राजा साहब के पास जाकर बोली,
पिताजी, मेरी सुरक्षा के लिए आपने जिसे रखा था वो तो रात भर सोता रहा, नींद से उसे फुर्सत नहीं मिली। और वो बात जो मैं अब तक आपसे नहीं कह पाई थी, आज कहूँगी। एक दिन मैं बगीचे में फूलों के बीच घूम रही थी, तभी एक राक्षस राज आसमान से उड़ते हुए वहाँ से गुजर रहा था और उसने मुझे देखा और सीधा मेरे सामने उतर आया। ओ सुंदर राजकुमारी, मैंने अपनी जिंदगी में इतनी सुंदर राजकुमारी कभी नहीं देखा। मैं तुम्हें विवाह करना चाहता हूँ, आज और अभी। क्या कर रहे हो तुम? मैं एक राज परिवार की बेटी हूँ और तुम घिनौने भयंकर राक्षस हो, ये काफी नहीं हो सकता और मैं तुम्हें प्रेम नहीं करती। तो तुम मेरी प्रस्ताव ठुकरा रही हो? आप सुनो, मैं तुम्हारे पिता को चाबा चाबा के खा जाऊंगा, तब तुम रहोगी अनाथ और तभी तुम मेरी दुल्हन बनोगी। नहीं नहीं राक्षस राज, मेरे पिता को कृपया कुछ मत करना, वो मेरे सब कुछ है। उनका मृत्यु का मतलब मेरी जिंदगी का अंत है। तो फिर बताओ, तुम मेरा प्रस्ताव स्वीकार कर रही हो? राजकुमारी चतुराई से जवाब देती है। मैं अभी कुछ नहीं कह सकती। मेरा दिल, मेरा राज्य, मेरे पिता और मेरे आत्मसम्मान से बांधा हुआ है। तुम मुझे 30 दिन का टाइम दे दो, मैं खुद को समझाऊंगी। तुम भाग गई तो और मुझसे धोखा किया तो? नहीं, मैं तुम्हारे पास आऊंगा, हर रोज आऊंगा, किसी को बताए बिना। मैं अकेला आऊंगा। अगर इससे तुम्हारा विश्वास माने तो मेरी निर्णय का प्रतीक्षा तुम्हें करना पड़ेगा। ठीक है राजकुमारी, लेकिन याद रखना तुम अकेला ही आओगे, नहीं तो। इसके बाद मैं हर रोज जाती थी उस राक्षस की गुफा में। हर दिन राक्षस राज एक राक्षस को भेजता मुझे लाने के लिए। इसके बाद वो राक्षस एक टोकरी में बिठा के लेके जाता था घने जंगल के उस गुफा के सामने। हर रोज जाके मैं डर के मारे बैठी रहती थी और हर रोज सोचती थी कैसे इस राक्षस को मैं मार दूं। ना साहस होता और ना ही मौका मिलता। वो मेरी आंखों में आंखें डाल के बात करते थे और मैं सर झुका के चुपचाप झूठी मुस्कान के साथ सुनती रहती थी। भीतर ही भीतर जलती थी और इंतजार करती थी। लेकिन कल रात सब कुछ बदल गया। किसी ने चुपचाप आकर उस राक्षस राज का हमेशा हमेशा के लिए अंत कर दिया। अब मैं पूरी तरह आजाद हूँ। इसके बाद राजामशाही ने गदाधर को बुलवाया। गदाधर दरबार में उपस्थित हुआ। तभी राजामशाही बोले, यहाँ पे कोई है? इस युवक को लेके जाओ और तुरंत धड़ से गला अलग कर दो। नहीं राजामशाही नहीं, आप ऐसी आदेश नहीं दे सकते। मैंने ही राक्षस के चंगल से राजकुमारी को छुड़ाया था और मैंने ही ये रहस्य सुलझाया कि राजकुमारी रात में कहाँ जाते हैं। राजकुमारी आश्चर्य से गदाधर की ओर देखने लगी। तुम तो वही हो जो पूरी रात मेरे दरवाजे के सामने सो रहे थे। तुम तो राक्षस की गुफा में नहीं गए थे। राजकुमारी, मैं जानबूझकर नींद का नाटक कर रहा था, क्योंकि मैं यदि जागता तो आप कभी भी राक्षस की गुफा में नहीं जाती। अगर आप नहीं जाती तो मैं राक्षस को कभी भी मार नहीं पाता। तुम राक्षस की गुफा में गए थे, इसका क्या प्रमाण है? और दूसरा कोई भी तो ये दावा कर सकता है। प्रमाण है महाराज। मैं उस जादुई नगरी से 2 जादुई पेड़ की शाखाएं लेके आया हूँ। 2 चमचमाते चांदी जैसे पत्तों की डाली दिखाता है। और यही नहीं महाराज, राक्षस जब राजकुमारी जी को अपन कक्ष में नशीली शरबत पिला रहा था, तब मैं चुप के जाके वो शरबत गिरा दिया था। यही है उसी गिलास के टूटे हुए टुकड़े जिसे मैं संभाल के रखा हुआ था। राजकुमारी की आंखें आश्चर्य से फैल जाती हैं। हाँ पिताजी, ये जो बोल रहे हैं सब कुछ सच है, लेकिन मैं तो तुम्हें वहाँ पे देखा नहीं। राजकुमारी जी, मेरे पास एक पगड़ी है। उस पगड़ी को जो पहन लेता है उसे कोई नहीं देख पाता। मैं उस समय उस पगड़ी पहना हुआ था, इसीलिए आप मुझे देख नहीं पाई। महाराज, मेरे पास और एक चीज़ है, जो है एक जादुई आसन। उस आसन में बैठ के हम कहीं भी जा सकते हैं। उस जादुई आसन की मदद से राजकुमारी जी को मैंने ही राक्षस की गुहा से राजप्रसाद तक लेके आया हूँ। गदाधर, सच में तुम एक महावीर हो, बुद्धिमान हो। आज से तुम हमारे राज्य की महानायक कहलाओगे। और देर किस बात की, आज ही
राजकुमारी के साथ गदाधर की विवाह किया जाए। महाराज कृपया मुझे 1 हफ्ते की मोहलत दे दीजिए। मैंने मेरे भैया को अब तक ढूंढ नहीं पाया हूँ। मेरे भैया को ढूंढने के बाद ही मैं कुछ फैसला ले पाऊँगा। जाओ बेटे जाओ, अपने प्रियजन को खोज के लेके आओ। इतनी शुभ अवसर में अपने प्रियजन को साथ में ही पाना ही सबसे बड़ा सुख है। फिर गदाधर राजा से विदा लेकर जादुई आसन पर बैठकर अपने भाई को ढूंढने निकल पड़ा। बहुत खोजबीन के बाद अंततः उसने अपने बड़े भाई दीननाथ को ढूंढ निकाला। जैसे ही उसे देखा, इतने दिनों बाद दोनों भाई मिलकर बहुत खुश हुए। गदाधर, उस दिन मैंने गाड़ी ढूंढने के लिए निकला था, लेकिन रास्ते में बहुत देर हो गया। मैं जब लौट के आया तब शाम हो चुका था। आके तुझको वहाँ पे देखा ही नहीं, इसीलिए तुझको ढूंढने के लिए हम निकला हूँ। फिर गदाधर दीननाथ को लेकर राजदरबार पहुंचा। महाराज मेरे आपसे ये विनती है कि आप मेरे भैया से ही राजकन्या का विवाह कर दीजिए और उसे ही आधा राज्य दे दीजिए, क्योंकि मेरे बड़े भैया बहुत ही अच्छे हैं और वो बहुत अच्छी तरह से राज्य संभालेगा, जो मैं नहीं कर पाऊंगा। राजकुमारी ने जब दीननाथ को देखा तो उसे बहुत अच्छा लगा। छोटे भाई के अनुरोध पर वह दीननाथ से विवाह को सहर्ष तैयार हो गई। शुभ दिन में दीननाथ और राजकुमारी का विवाह संपन्न हुआ। दहेज स्वरूप राजा ने अपने दामाद को आधा राज्य दे दिया। छोटे भाई गदाधर की खुशी का ठिकाना न रहा और समय समय पर पगड़ी पहनकर जादुई आसन पर सवार होकर राज्य का भ्रमण करता। इसी तरह एक दिन उसकी मुलाकात फिर उन 3 भाइयों से हुई। गदाधर उन्हें अपने साथ राजमहल ले आया और अपने भाई से कहकर उन्हें वहां एक उचित काम दिलवा दिया। ये जादुई पाकड़ी और आसन इस राज्य का सुरक्षा का काम आएगा और तुम लोग आज से इस राजमहल में काम करोगे। उनमें से सबसे बड़े भाई ने कहा, भाई, हमारे एक छोटी बहन है, आप राजा की भाई हो, आप उससे शादी करेंगे तो हम लोगों का कोई ऐतराज नहीं रहेगा। इसके बाद गदाधर ने उनकी बहन को देखा। दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया। शुभ दिन देखकर उनका विवाह भी संपन्न हुआ। अब सब मिलकर सुख शांति से जीवन बिताने लगे। गदाधर कभी कभी अपनी पगड़ी पहनकर और आसन पर बैठकर मन की खुशी से उड़कर चला जाता।